झारखंड में सियासी घमासान के बीच जेएमएम विधायकों की आज बैठक। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान दर्ज करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की 2 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद से ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री 3 जनवरी को अपने आवास पर लगभग 4:30 बजे गठबंधन विधायक दल की मीटिंग बुलाई है। बता दें कि ईडी ने मुख्यमंत्री को 29 दिसंबर को 7वां समन भेजा था, जिसमें जिक्र था कि आप 2 दिन के भीतर यानी 31 दिसंबर तक बताएं कि आपका बयान कब और कहां दर्ज किया जाए। इसको अंतिम नोटिस समझा जाए। अगर जवाब नहीं आता है तो माना जाएगा कि आप जानबूझकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन सुबह मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने सोरेन से काफ़ी देर तक चर्चा की। अगर ईडी कोई एक्शन लेती है तो काउंटर अटैक के लिए क्या विकल्प हो सकता है, इस पर मंथन का दौर चल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजा बंद लिफाफा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में एक बंद लिफाफा भिजवाया है। सीएम सचिवालय का एक कर्मी लगभग 1:30 बजे लिफाफा लेकर प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस पहुंचा और वहां मौजूद अधिकारियों को पत्र सौंपकर निकल गया। बता दें कि 29 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने एक पत्र जारी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए 2 दिनों के अंदर अपनी सुविधा अनुसार जगह और समय बताने को कहा था, ताकि प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी उनसे पूछताछ कर सके। इधर ईडी की ओर से दिया गया समय सीमा 31 दिसंबर खत्म हो गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 7वें समन में यह स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री से जमीन घोटाला मामले में पूछताछ करनी है। ईडी ने स्पष्ट किया था कि बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से बरामद जमीन के दस्तावेज जब्त मोबाइल के डेटा विश्लेषण से यह तय हो गया है। झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हो सकती है स्थगित। झारखंड में सहायक आचार्यों की होने वाली भर्ती परीक्षा को लेकर संशय बरकरार है। 26,001 पदों पर होने वाली सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित हो सकती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जल्द इसके लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। बता दें कि अब तक की सूचना के अनुसार यह एग्ज़ाम 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होने वाली थी। दरअसल परीक्षा स्थगित होने के पीछे उच्च न्यायालय का निर्देश माना जा रहा है। कोर्ट का ऑर्डर है कि इस एग्ज़ाम में सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्रारंभिक स्कूल शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर रहा है। संशोधन के बाद उसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। उसके बाद कार्मिक विभाग के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा। झारखंड में 4 से 6 जनवरी तक बारिश के आसार। झारखंड में मौसम का मिजाज जल्द बदलने वाला है। बता दें कि 4 से 6 जनवरी 2024 तक बारिश की संभावना जताई गई है। मीडिया की खबरों को माने तो राजधानी रांची, पलामू, लातेहार, बोकारो, हजारीबाग, गढ़वा समेत झारखंड के अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 3, 7 व 8 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध और बाद में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। साथ ही मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 3 जनवरी की सुबह में कोहरा या धुंध फिर आंशिक बादल छाए रहेंगे। साथ ही झारखंड में 4 जनवरी से बारिश के आसार हैं। देश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से बढ़ सकती है महंगाई। ड्राइवरों के लिए नए नियमों के कारण से देश भर में ट्रक ड्राइवरों के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। नए नियम के तहत अगर कोई किसी वाहन से टकराकर घटनास्थल से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही भारी जुर्माना भी देना होगा। इस नियम के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। अकेले मुंबई में हर दिन 1.20 लाख ट्रक
और कंटेनर एमएमआर क्षेत्र में पहुंचते हैं। इस हड़ताल का असर महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। झारखंड में सियासी घमासान के बीच बीजेपी करेगी राज्यपाल से मुलाकात। झारखंड में बीजेपी ने दावा किया है कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। चर्चाओं के बीच बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भेंट करेगा। इस दौरान उनसे आग्रह करेगा कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार मुख्यमंत्री की पत्नी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखती है तो वह कानूनी विशेषज्ञों और अटॉर्नी जनरल से इस पर सुझाव मांगे। मीडिया की खबरों को माने तो मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भूमि और धन शोधन घोटाले में शामिल सोरेन द्वारा अपनी पत्नी कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने का कोई भी प्रयास लोकतंत्र का मजाक होगा। मरांडी ने दावा किया है कि झामुमो विधायक सरफराज अहमद के सोमवार को इस्तीफे से संकेत मिलता है कि सोरेन अपनी पत्नी को इस सीट से मैदान में उतारना चाहते हैं। अब मनरेगा का केवल आधार बेस्ड सिस्टम से होगा पेमेंट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान सोमवार से केवल आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से कर दिया गया है। हालांकि इसके बीच कुछ समस्याओं की बात सामने आने के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि यदि कुछ खास ग्राम पंचायतों के सामने तकनीकी समस्याएं हैं तो सरकार उन्हें छूट देने पर विचार कर सकती हैं। आधार आधारित पेमेंट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। उसका कहना है कि सबसे कमजोर तबके को उनके सामाजिक कल्याण लाभ से वंचित करने के लिए प्रौद्योगिकी खासकर आधार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत सरकार ने अकुशल श्रमिकों को मजदूरी भुगतान ABPS के जरिए करने का निर्णय लिया है ताकि लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भुगतान हो जाए और यह लाभार्थी द्वारा बार बार बैंक खाते बदलने की स्थिति में भी होगा। लेकिन यदि किसी ग्राम पंचायत के सामने तकनीकी समस्या या आधार से संबंधित कोई दिक्कत है तो सरकार उसके समाधान तक मामले दर मामले के आधार पर उसे ABPS से छूट देने पर विचार कर सकती है। अब हिट एंड रन के बाद वाहन चालक को भागना पड़ेगा भारी। अब सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक हादसे के बाद मौके से फरार होकर बच नहीं सकता। दरअसल नए प्रावधानों के अनुसार वाहन चालक को पुलिस की सूचना देनी होगी। यदि सूचना नहीं दी और बाद में पकड़े गए तो 10 वर्ष का कारावास और 7 लाख रुपए का अर्थदंड भी देना होगा। प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता 2023 में अगर किसी की लापरवाही से किसी शख्स की मौत हो जाती है तो ऐसे में आरोपित के लिए छूटना आसान नहीं होगा। IPC की धारा 104 के तहत लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी या लापरवाही से हुई मौत के अपराध में पहले 2 वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था। प्रस्तावित विधेयक में इसके लिए 10 वर्ष का कारावास और 7 लाख तक के अर्थदंड का प्राविधान किया गया है। ऐसा अपराध जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें आरोपित घटना स्थल से भाग जाता है या घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश को घटना की रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे कारावास और अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। देश में कोरोना के सामने आए 573 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 573 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोविड-19 संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। उधर कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अब 197 पहुंच गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही JN.1 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 200 के पार जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि देश में कोरोना के 573 नए मामलों के सामने आने के बाद कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,556 हो गई हैं। जी हां, 565 हो गई हैं। मंगलवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार
हरियाणा और कर्नाटक के एक एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोमवार तक देश में कोरोना वायरस सब वेरिएंट JN.1 के कुल 197 मामले सामने आए हैं। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के डेटा के अनुसार दिसंबर में देश में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 संक्रमित मरीजों की संख्या 180 थी, जबकि नवंबर में JN.1 संक्रमितों की संख्या 17 थी। पिछले साल 5 दिसंबर तक कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर दोहरे अंक में पहुंच गई थी, लेकिन कोरोना के नए सब वेरिएंट के आने और ठंड के आने के बाद कोरोना के नए मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। बता दें कि 2020 की शुरुआत में कोरोना के आने के बाद रोजाना हजारों की संख्या में नए मरीज सामने आते थे। तब से लेकर अब पिछले 4 साल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4.5 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी हैं। PhD में नामांकन के लिए लागू होगा नया नियम। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी PhD में प्रवेश के लिए जल्द ही नया नियम लागू होने वाला है। अभी तक बहुत सारे विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही प्रवेश देता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। UGC की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार अब प्रवेश परीक्षा के साथ छात्रों को साक्षात्कार भी देना होगा। अभ्यर्थी का चयन 70% लिखित परीक्षा और 30% साक्षात्कार के अंक जुड़ेंगे। इसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मीडिया की खबरों को माने तो PhD को लेकर UGC की ओर से कुछ महीने पहले नया नियम जारी किया गया। यह देश के कई विश्वविद्यालय में लागू हो चुका है। आने वाले दिनों में इस नियम से ही PRSU में भी PhD हो गई। इसके अनुसार वैसे छात्र जिन्होंने नेट सेट क्वालिफाई नहीं किया है, उन्हें PhD के लिए प्रवेश परीक्षा के साथ ही साक्षात्कार भी देना होगा।